तुमने कभी किसी को वोट किया? तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के दौर में, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कोई राहुल गांधी या कोई अरविंद केजरीवाल अगर कोई बड़ा चुनाव जीत जाता है और हरा देता है नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। Today, 8 months after launching this campaign, with the vision of a city that every New Yorker could afford, we have won. अगले जो मेयर होने जा रहे हैं न्यूयॉर्क के, वो ज़ोहरान हैं। In our New York, the power belongs to the people. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अफ्रीकन, इंडियन या अमेरिकन, आपको जो भी समझना है समझ लीजिए। जवां दिलों की धड़कन ज़ोहरान कवामी ममदानी। जी हाँ, ये नया नाम है। पूरी दुनिया के मानचित्र पर, जो सियासी मानचित्र है, उस पर पिछले कई घंटों से ये नाम छाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो धीरे धीरे कदम चलाकर अपने पूरी दुनिया की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक तरह की जीत लेकर आया है। ये ज़ोहरान, ये वो व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन न्यूयॉर्क, जो पूरी दुनिया के सबसे अहम शहरों में से एक, उसके मेयर बनने से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये जीत ली है। अपनी रेस का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ये होता है कि किसी पार्टी के नुमाइंदा बनने के लिए भी आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। बड़े बड़े कद्दावर लोग जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो लोग जो कि पूरी वहाँ की जो कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी लॉबी है उसके ज़रिए प्रमोट किए जा रहे थे, और जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट था, न सिर्फ कि सरकारी समाजी बल्कि मीडिया का भी पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट था, उसको हराकर ज़ोहरान ममदानी एक कदम सिर्फ पीछे हैं। प्राइमरी इलेक्शन वो जीत चुके हैं और ये माना जाता है कि न्यूयॉर्क में अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कहूँगी 99.99% अगले जो मेयर होने जा रहे हैं न्यूयॉर्क के, वो ज़ोहरान हैं। और भारत में इसको लेकर बहुत जश्न की स्थिति बनी हुई है। जश्न के साथ साथ कई तरह के विवाद हैं जो तो बड़ी हस्तियों के साथ होते ही हैं, लेकिन ज़ोहरान नाम तो सुना होगा। जी हाँ, जिस तरह से बॉलीवुड यानी भारत और पाकिस्तान के लोगों से बात करनी हो तो वो हिंदी में बात करते हैं, बांग्लादेशियों से बात करनी हो तो बांग्ला में बात करते हैं, लैटिन अमेरिकन लोगों से बात करनी हो तो स्पेनिश में बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति से उसकी भाषा, उसका स्टाइल और उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसमें बातचीत करता है। ये व्यक्ति सिर्फ 33 साल के ज़ोहरान इस वक्त पूरी दुनिया के, मैंने बताया आपको, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया में हैरानी भी है इसको लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ज़ोहरान की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, लेकिन आखिर में आकर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पूरा जो एक पूंजीवादी कब्जा है और जिस तरह की राजनीति न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में देखने को मिली है, उससे लगभग असंभव था एक ऐसा व्यक्ति का जीतना जो व्यक्ति एक तरह के क्रिश्चियन अमेरिका में, और ख़ासकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें पूरा जो ईसाईवाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो मैं कहूँगी एक रंग भेद की पूरी नीति, रेसिज्म की जो नीति है वो अपनाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए। और काफ़ी हद तक मैं कहूँगी जो भी व्यक्ति जो वाइट नहीं है, जो व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है, उसको लेकर जिस तरह की भेदभाव वाली नीतियाँ लगातार हम देख रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति। ऐसे में एक बड़े शहर के मेयर के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई ताकत नहीं है, और वो व्यक्ति अपने को पूंजीवादी नहीं समाजवादी कहता है। तो आप सोचिए कि पूंजीवाद के गढ़ में समाजवाद की बातें करने वाला, अपने को खुले तौर पर सोशलिस्ट कहने वाला ये व्यक्ति, जो वामपंथी पूरी राजनीति है उसमें भी एक तरह की नई रोशनी, एक तरह की नई ऊर्जा पैदा की है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उनके माता पिता के बारे में, जिनको लेकर भारत में एक तरह का सेलिब्रेशन, एक तरह का जश्न देखा जा रहा है, आइए देख लेते हैं बॉलीवुड पर उनका, बॉलीवुड को लेकर उन्होंने जो अपनी ये पूरी रील बनाई, जो भारत और पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं न्यूयॉर्क में जो रहते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। ये देख लेते हैं। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
आप। तो देखा आपने, मेरे पास माँ है, यानी अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान तक हर किसी जो फिल्मी एक्टर हैं जो मशहूर हैं भारत पाकिस्तान पूरे दक्षिण एशिया की जो सांस्कृतिक एक तरह से जीवन है उसको उन्होंने पर्दे पर उतारा और उनके ज़रिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। ज़ोहरान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं, यानी कि सिर्फ उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नुमाइंदे के तौर पर उभर कर आना जीतना ये अहम नहीं है। अहम ये है कि उन्होंने ये रेस यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये रेस उन्होंने जीती कैसे, यानी पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। ये मैं आपको बताऊंगी एक ही लम्हे में कि किन मुद्दों पर उन्होंने बात करके इस पूरी रेस को जीता है। एक ऐसे शहर में जो 9/11 11 सितंबर को जो हमला हुआ था अमेरिका में, अब से 20 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, जब कुछ ही वर्ष के रहे होंगे ज़ोहरान, तब से लेकर अब तक आप सोचिए कि जब पूरा इस्लामोफोबिया जिसे कहते हैं, यानी इस्लाम को लेकर एक डर का भाव पैदा होना, तब से लेकर अब तक एक मुस्लिम मेयर का चुना जाना, बहुत लंबा सफ़र तय कर रहा है न्यूयॉर्क। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन माता पिता के बारे में ज़रा सुन लीजिए। मीरा नायर, जी हाँ, मीरा नायर के बारे में आपने सुना होगा, मशहूर निर्देशिका हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो एक ऐसी निर्देशिका हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता और भारत नाम का जो एक विचार है उसको लेकर अमेरिका और पश्चिमी दुनिया में उन्होंने एक तरह की जागरूकता पैदा की, और वो भी अपनी फिल्मों के ज़रिए सांस्कृतिक कारणों से। इसके अलावा उनके पिता का हम जिक्र करें तो उनके पिता भी बहुत मशहूर वो शिक्षाविद हैं, वो बहुत मशहूर सोशल साइंटिस्ट माने जाते हैं, महमूद ममदानी। और उनका जन्म बताया जाता है कि गुजरात में हुआ। खुद जब ज़ोहरान से इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से हूं, और नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में भी वो काफ़ी आलोचना करते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे डोनाल्ड ट्रंप की नीति की वो आलोचना करते हैं। तो उनका जीता जाना कुछ इस तरह से है, आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी के दौर में, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कोई राहुल गांधी या कोई अरविंद केजरीवाल अगर कोई बड़ा चुनाव जीत जाता है और हरा देता है नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। इसी तरीके से इतनी ही बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर उनकी माता के बारे में हम जिक्र करें, उनके पिता के बारे में, तो महमूद ममदानी उनका नाम है, भारतीय मूल के हैं वो। उनका जन्म बताया जाता है कि मुंबई में हुआ, और भारत की आज़ादी से ठीक 1 साल पहले यानी कॉलोनियल इंडिया में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद युगांडा में वो पले बढ़े, यानी बहुत सारी फैमिलियाँ जब गई थी अफ्रीका, गुजराती फैमिलियाँ, उनमें से एक परिवार उनका भी है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिका की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें वो सरकार और मानव शास्त्र के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो उपनिवेशवाद की जो हिस्ट्री है, उसके एक बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। इससे पहले कि मीरा नायर के पति कहलाए जाएं वो, और ज़ोहरान ममदानी के पिता कहलाए जाएं, उनकी ख़ुद की अपनी जो पहचान है वो काफ़ी भारी है, काफ़ी मैं कहूँगी जाने माने व्यक्ति हैं, और कैंपाला में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ उनकी माता के बारे में। जी हाँ, मीरा नायर की ये फिल्में आप देखिए, फ़िलहाल स्क्रीन पर पंजाबी मूल की बताई जाती हैं मीरा नायर, और अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं। सलाम बॉम्बे नाम से उनकी बहुत मशहूर फिल्म है, जिसने पूरा जो अमेरिका है उसकी जो सांस्कृतिक परिधि है उसमें कहीं ना कहीं भारत का कल्चर, भारत का रहन सहन, भारत के लोग, भारत की भाषा, उनको एक तरह से इंट्रोड्यूस करने का काम किया। इसके अलावा मिसिसिपी मसाला नाम की भी फिल्म बनाई उन्होंने, क्वीन ऑफ कटवे जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई, और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। उसी दौरान वो युगांडा गईं और महमूद ममदानी से मुलाकात उनकी हुई, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली और पैदा हुए ज़ोहरान ममदानी। वो सिर्फ कुछ ही साल के थे ज़ोहरान जब वो युगांडा से आ गए अमेरिका, न्यूयॉर्क में, और कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद बल्कि, उनको सिटीज़नशिप मिली। तो ज़ोहरान की सबसे ख़ास बात ये है कि ज़ोहरान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, और वो एक तरह के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं बहुत सारे उन लोगों के लिए जिनको ब्राउन किड्स कहा जाता है। अमेरिका की अगर राजनीति और समाज आप देखने की कोशिश करें तो उसमें 3 तरह के खासकर रंग देखने को मिलते हैं। ऐसे तो बहुत सारी विभिन्नताओं वाला वो देश है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन, जिनको अश्वेत या ब्लैक अमेरिकन्स कहा जाता है, इसके अलावा आप ये देखिए वाइट अमेरिकन्स हैं जो श्वेत हैं, और बीच में आते हैं एक तरह से ब्राउन अमेरिकन्स या भूरे जो लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर दक्षिण जो एशिया के पहचान वाले लोग हैं उनको ये माना जाता है। तो वो एक ब्राउन किड जिसे हम कहते हैं, वो भूरे रंग के लोग जिनके बाल और जिनका रंग भूरा होता है, उनको एक तरह से उन्होंने एक तरह की ताकत, एक तरह का जोश, एक तरह का जज्बा
और एक तरह की नई ऊर्जा दी है कि सिर्फ उनको, एक अंग्रेजी में टर्म होता है, अमेरिका में अक्सर आपको सुनने को मिलेगा या यूरोप में भी सुनने को मिलेगा, मॉडल माइनॉरिटी। मॉडल माइनॉरिटी जिसमें भारत का नाम बड़ा बढ़ चढ़ कर आता है। ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देते हैं, अपनी कहीं ना कहीं वो अपना एक प्रतिनिधित्व मांगते हैं कि भाई हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अच्छे वोटर, अच्छे सिटीजन माने जाते हैं। लेकिन कभी वो अक्सर ऐसा बहुत कम होता है कि लीडरशिप यानी नेतृत्व की मांग करते हों कि हमें भी नेता बनना है या हम भी लीड कर सकते हैं उन लोगों को जो ब्राउन नहीं हैं या इसके अलावा जो बाकी मैं कहूँगी जो और दूसरी रेसेस के लोग हैं। तो ये जो मनाया जा रहा है जश्न, वो ज़ोहरान की पूरी राजनीति को लेकर, और वो खुद बहुत ही मैं कहूँगी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अनअपोलोजेटिक तरीके से, यानी उन्हें इस बात की कोई माफ़ी नहीं है कि वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, उन्हें इस बात की कोई वो शर्म नहीं आती उन्हें कि वो सोशलिस्ट हैं, उन्हें इस बात को लेकर कोई झिझक नहीं है कि वो ट्रंप की, मोदी की, नेतन्याहू की, इन तमाम जो नेता जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं उनकी राजनीति के खिलाफ हैं। और ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि जो दक्षिणपंथी राइट विंग पॉलिटिक्स है उसको लेकर एक बड़ा एक जोश व खरोश, और आम तौर पर लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसकर इस तरह के नेताओं को इलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में बहुत उम्मीद देते हैं ज़ोहरान ममदानी एक मेयर के तौर पर वो जल्द ही चुने जा सकते हैं न्यूयॉर्क के, और उनका मुकाबला सीधे किया जा रहा है जो लंदन के मेयर सादिक खान हैं, जो पाकिस्तान की उनकी ओरिजिन है, और बहुत इनको लेके प्रोपेगेंडा भी कुछ कम नहीं है। ज़ोहरान ने, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि न सिर्फ कि जिसको हम कहते हैं कि परंपरागत तरीके से एक ट्रेडिशनली जिस तरह की राजनीति होती आई है उसको चुनौती दी है, बल्कि मैं कहूँगी कि लाखों डॉलर और का जो करोड़ों डॉलर का जो प्रोपेगेंडा है उसको भी एक तरह से उन्होंने हराने का काम किया है। सादिक खान को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा हम देखते हैं कि वो इस्लामाइजेशन या इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं लंदन का, इसी तरह से अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि देखिए न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्किस्तान बन जाएगा ये। इस तरह से उनके ऊपर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा उनके इर्द गिर्द देखने को मिला। मुझे याद आ रहा है वो वाक़या जबकि उन्हीं के जो प्रतिद्वंदी हैं कुमो, एंड्रू कुमो, उन्होंने ज़ोहरान की दाढ़ी को और ज़्यादा भरा हुआ और ज़्यादा बड़ा दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये कितना विजिबल मुस्लिम है, यानी कि उनकी दाढ़ी से लोगों को डराने की कोशिश की ज़ोहरान की दाढ़ी से लोगों को कि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, जिसको इस्लामोफोबिया जिस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, यानी इस्लाम के नाम पर लोगों को डराने की जो कोशिश होती है उसको सीधे तौर पर यहाँ देखा जा सकता है। तो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि ये जो हैं सादिक खान, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक मुस्लिम मेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि साउथ एशियन, दक्षिण एशियाई मूल का या मैं कहूँगी भारतीय मूल का व्यक्ति है, पहली बार वो मेयर बनने जा रहा है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं जो रॉटरडैम है नेदरलैंड्स में, वहाँ पर भी अहमद अबू तालिब बन चुके हैं। इसके अलावा जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रिसर्च कर रही थी कि कहाँ मुस्लिम मेयर्स बन चुके हैं बड़े बड़े शहरों में पूरी दुनिया में, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आई। ब्रिटेन में तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि चुने जा चुके हैं। ब्राइटन और होव का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर मोहम्मद असदुज़्ज़मा का हम जिक्र कर रहे हैं, यूके में वो बने हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो मिशिगन है वहाँ पर कम से कम 2 मेयर बन चुके हैं, जिसमें अब्दुल्ला हमूद और आमिर गालिब, ये दोनों व्यक्ति हैं जो कि मेयर बन चुके हैं। 2021 में चुने गए, एक 2022 में चुने गए, दोनों मिशिगन के अलग अलग शहरों में चुने गए। तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में, और जैसे मैंने कहा कि एक ब्राउन किड का बनना, ये बहुत बड़ी बात है। ज़ोहरान को एक जो बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा वो ये कि, ये आपको पहले ये बताती हूँ तथ्य में, कि न्यूयॉर्क में इज़राइल के बाहर अगर सबसे बड़ी तादाद में कहीं यहूदी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, तो वो न्यूयॉर्क है। और ऐसे वक्त में जबकि इज़राइल और ईरान को लेकर, फ़िलिस्तीन को लेकर ये पूरा फसाद आपके सामने है, एंटी सेमिटिज़म यानी कि जो यहूदी विरोध, उसके नाम पर किसी की भी आलोचना की जा सकती है। यानी आप इज़राइल को अगर एक शब्द कहें, इज़राइल की सरकार या उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ख़िलाफ़, तो फ़ौरन कहा जाता है कि आप यहूदी लोगों का विरोध कर रहे हैं, यानी पूरे धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये बताया जाता है। ऐसे में एक ऐसे बड़े शहर से चुना जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा
एक तरह का सिग्निफिकेंस, एक तरह का महत्व रखता है। और आप ये देखिए जिस तरह के सवाल उनसे पूछे गए तमाम तरह के इंटरव्यूज़ में कि आप क्या विचार रखते हैं, आप अपना यहूदी विरोध को लेकर, आप इज़राइल के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या आप जाएंगे इज़राइल, इस तरह के सवाल पूछे गए। यानी कि चुनाव हो रहा है न्यूयॉर्क के मेयर का और सवाल पूछा जा रहा है इज़राइल पर। तो ये जो मीडिया का पूरा रेसिज्म वहाँ पर देखने को मिला अमेरिका में, ये अपने आप में हैरान करता भी है और नहीं भी करता है। जो खासकर मुद्दे और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर वो अभी नहीं, पिछले कई सालों से लगातार अपने कॉलेज के ज़माने से ही वो फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर एक्टिविज़म करते रहे। ज़ाहिर है उनके माता पिता, उनका भी यही बैकग्राउंड रहा, लेकिन फ़िलिस्तीन को लेकर वो सड़कों पर भी आए। भारत में भी उन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में आवाज़ उठाई, बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जहाँ जहाँ मैं कहूँगी नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें एक इंसाफ और एक बराबरी की आवाज़ बन के उभरे ज़ुहरान ममदानी। और जब मुझसे पूछा गया इज़राइल के बारे में कि क्या आप इज़राइल के अस्तित्व के ख़िलाफ़ हैं, क्या आप चाहते हैं कि इज़राइल राज्य बना रहे, तो उनका ये कहना था कि हाँ, मैं चाहता हूँ इज़राइल स्टेट विद इक्वल राइट्स, यानी कि बराबर के अधिकारों वाला एक राज्य के तौर पर मैं इज़राइल के अस्तित्व के फेवर में हूँ कि होना चाहिए उसको एक राज्य या एक देश के तौर पर। तो आप सोचिए किस तरह के रेसिज्म का उनको सामना करना पड़ा। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो समाजवाद की पूरी एक लहर देखने को मिली, मैंने कहा कि पूंजीवाद के गढ़ में, उसमें कई चीज़ें थीं, जैसे कि वो न्यूयॉर्क जो बहुत महंगा शहर हो गया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आई है, आफत, वो ये कि ये बड़े बड़े शहर, चमकते दमकते शहर जिनमें तमाम तरह के अवसर बताए जाते हैं, लेकिन आम लोग वहाँ रह नहीं सकते। तो किस काम के आखिर ये शहर, चाहे वो दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो, या सैन फ्रांसिस्को हो, या मुंबई हो, कोलकाता हो, मैं कहती हूँ कोई भी बड़े बड़े, या लंदन हो, ये ऐसे शहर बन चुके हैं जहाँ लोगों का रहना नामुमकिन हो चुका है कि आम लोग यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हम रेंट फ्रीज करेंगे, यानी कि हम किराया कम करना या किराए ना बढ़ें आगे, हम इसकी एक नीति अपनाएंगे। दूसरी उन्होंने ख़ास बात कही कि वो बसों में मुफ्त सफ़र कराने की, मुफ्त टिकट की उन्होंने बात की। तीसरी बात उन्होंने ये भी की कि जो राशन है, जो घर का खाने पीने का सामान है, जिसे ग्रोसरी स्टोर कहा जाता है, वो सरकारी ग्रोसरी स्टोर खोलेंगे। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी जो नीतियां हैं, क्रांतिकारी ये वादे हैं। कितना इसमें ज़ुहरान कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन इतनी जंग जीत कर, रेस में इतना नज़दीक आकर भी उन्होंने करोड़ों लोगों को, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या वो लोग जो इंसाफ की मांग करते हैं, वो लोग जो बराबरी की बात करते हैं, एक बहुत ही अंधियारे दौर में, एक बहुत ही संकुचित राजनीति के दौर में प्रगतिशील और एक प्रकाश देने वाली, एक रोशनी देने वाली, एक उम्मीद देने वाली राजनीति वो हमारे सामने लेकर आए हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।